नमस्कार। आज हम बात करेंगे जयप्रकाश नारायण की, जिन्हें हम सब लोकनायक के नाम से जानते हैं। सोचने वाली बात है ना? एक ऐसा लीडर जिनका मकसद सिर्फ सरकार बदलना नहीं था, बल्कि उस पूरे सिस्टम को ही बदलना था जो सत्ता यानी पावर के आसपास ही घूमता रहता है। बोधगंगा एकेडमी के इंडिया अनलॉक्ड चैनल में सबका स्वागत है। ये है भारत का पहला डिजिटल डिस्ट्रिक्ट एनसाइक्लोपीडिया, और ये पूरा विश्लेषण प्रतीक भार्गवा के ओरिजिनल और वेल रिसर्च नोट्स पर बेस्ड है, जिन्हें ऑथेंटिक हिस्टोरिकल और एकेडमिक सोर्सेज की एक्सटेंसिव स्टडी के बाद तैयार किया गया है। तो इस सफर में हम लोकनायक के जीवन के कुछ बहुत ही जरूरी पड़ावों को देखेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन से लेकर संपूर्ण क्रांति के उनके आह्वान तक, और हाँ, इमरजेंसी के दौर में उनके ऐतिहासिक विरोध से लेकर भारत रत्न सम्मान तक हम इस पूरी यात्रा को समझेंगे। तो चलिए इन्हीं पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अब जयप्रकाश नारायण के विचारों और उनके योगदान को जरा गहराई से समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं उनके शुरुआती जीवन से, जहां एक क्रांतिकारी विचारक की नींव रखी जा रही थी। जेपी के राजनीतिक विचारों को आप कह सकते हैं 3 बड़े इन्फ्लुएंसेस ने शेप किया। सबसे पहले 1921 में गांधी जी का असर, इतना कि उन्होंने असहयोग आंदोलन के लिए अपना कॉलेज छोड़ दिया। फिर जब वो अमेरिका में पढ़ रहे थे तो वहां उन पर मार्क्सवाद का गहरा प्रभाव पड़ा। और तीसरा 1932 में जब वो नासिक जेल में थे, वहां उनकी मुलाकात राम मनोहर लोहिया जैसे समाजवादी नेताओं से हुई, जिसने उनके सोचने के ढंग को एक बिल्कुल नई दिशा दी। चलिए अब उनके सफर के उस हिस्से में चलते हैं जब वो आज़ादी की लड़ाई के एक सच्चे हीरो बन के सामने आए। जरा सोचिए, दिवाली की रात और हजारीबाग सेंट्रल जेल से उनका वो साहसिक पलायन, ये कोई आम घटना नहीं थी। इस एक हिम्मत भरे काम ने उन्हें रातों रात आम लोगों के बीच एक लोकनायक बना दिया। वो लोगों के लिए उम्मीद का एक जीता जागता प्रतीक बन गए थे। 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था, उसमें उनका रोल बहुत ही अहम था। वो 1934 में ही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बना चुके थे, जिससे समाजवादी विचारों को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन जेल से भागने के बाद तो उन्होंने नेपाल से आज़ाद दस्ता नाम का एक पूरा भूमिगत संगठन चलाया। ये दस्ता गुरिल्ला तरीकों से सीधे ब्रिटिश राज की मशीनरी पर हमला करता था। आज़ादी मिलने के बाद जेपी की यात्रा ने एक नया मोड़ लिया। अब उनका रास्ता सत्ता की राजनीति से सर्वोदय की तरफ जा रहा था, यानी पावर से लोगों की तरफ। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, आज़ादी के बाद जब सत्ता उनके इतने करीब थी, तो जेपी ने आखिर उससे दूरी क्यों बनाई? इसका जवाब उनके विचारों में आए बदलाव में मिलता है। उनका पार्टी पॉलिटिक्स से विश्वास उठ गया था। उन्हें लगने लगा था कि ये सिर्फ सत्ता हासिल करने का एक जरिया बनकर रह गई है। तो इसके बजाय उन्होंने सर्वोदय का रास्ता चुना। सर्वोदय यानी सबका उत्थान, ऐसी राजनीति जो सबकी भलाई पर केंद्रित हो, न कि सिर्फ चुनाव जीतने पर। और यही वजह है कि 1954 में वो विनोबा भावे के भूदान आंदोलन से जुड़ गए, जिसका मकसद जमीनी स्तर पर सामाजिक बदलाव लाना था। और फिर आता है 1970s का दशक। जेपी ने राष्ट्रीय राजनीति में एक बार फिर कदम रखा, लेकिन इस बार एक राजनीतिक नेता की तरह नहीं, बल्कि एक नैतिक शक्ति, एक मॉरल फोर्स के रूप में। ये दौर था संपूर्ण क्रांति के आह्वान का। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की ये लाइन, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, ये जेपी आंदोलन का नारा बन गई। ये लाइन सिर्फ एक नारा नहीं थी, बल्कि उस वक्त के भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और तानाशाही के खिलाफ आम जनता की आवाज का प्रतीक थी। तो सवाल उठता है कि आखिर ये संपूर्ण क्रांति थी क्या? देखिए, ये सिर्फ एक सरकार को बदलने की बात नहीं थी। नहीं, ये एक टोटल रेवोल्यूशन का आह्वान था। समाज के हर हिस्से में, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो या नैतिक, हर क्षेत्र में एक बुनियादी और व्यापक बदलाव लाने की पुकार थी। जेपी ने संपूर्ण क्रांति को 7 अलग-अलग क्रांतियों का संगम बताया। इसमें शामिल थे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, वैचारिक या बौद्धिक क्रांति, शैक्षिक और आध्यात्मिक क्रांति। समाज के हर पहलू को छूने वाला एक समग्र परिवर्तन का ये एक दर्शन था। अब हम आते हैं जेपी के जीवन के सबसे निर्णायक मोड़ पर, जब वो भारतीय लोकतंत्र के रक्षक बनकर सामने आए। जून 1975, देश पर इमरजेंसी लगा दी जाती है। नागरिकों के मौलिक अधिकार यानी सिविल लिबर्टीज सब निलंबित कर दिए जाते हैं। लोकतंत्र को आम भाषा में कहें तो ताले में बंद कर दिया जाता है। तो अब मैदान साफ था। एक तरफ थी इंदिरा गांधी सरकार की तानाशाही और दूसरी तरफ था जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में चल रहा लोगों का प्रतिरोध।
मतलब एक तरफ थी केंद्रीकृत सत्ता और दूसरी तरफ जेपी का नैतिक नेतृत्व, जो लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से इसके खिलाफ एक साथ ला रहा था। और इस आंदोलन का नतीजा क्या निकला? इसका सीधा राजनीतिक परिणाम यह हुआ कि जेपी ने सभी विपक्षी ताकतों को एक साथ एक मंच पर लाकर जनता पार्टी का गठन किया और फिर 1977 के चुनावों में इसी जनता पार्टी ने कांग्रेस को हराया और देश में लोकतंत्र को फिर से बहाल किया। तो आखिर में एक लोक नायक के रूप में जयप्रकाश नारायण हमारे लिए क्या विरासत, क्या लेगेसी छोड़ गए हैं? उन्हें अक्सर भारत का कॉन्शियंस कीपर कहा जाता है, यानी देश की अंतरात्मा का रक्षक। एक ऐसे नेता जिन्हें सत्ता की कोई लालसा नहीं थी। शायद इसीलिए कुछ लोग उन्हें दूसरा महात्मा भी कहते हैं। उनका एक मूल विश्वास था कि सामाजिक बदलाव व्यक्तिगत बदलाव से शुरू होता है, और आज भी अगर हमें आधुनिक भारत की राजनीति को ठीक से समझना है तो उनके विचारों को जानना बहुत बहुत जरूरी है। अगर आपको जयप्रकाश नारायण पर डिटेल नोट्स और एग्जाम ओरिएंटेड पीडीएफ चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए। जयप्रकाश नारायण सिर्फ एक नेता नहीं थे, वो भारतीय लोकतंत्र की आत्मा थे।